अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज हिंदी, ठीक है। पेपर 2 ही है जो आपका 7 फरवरी को हुआ था। अब हम इसमें देखेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 2 जो है ना वो क्या ली थी, हिंदी। तो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट है, 121 टू 150। सबसे पहले इसमें बोला है कि जो गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ना है और जो आंसर्स है वो आपको करने हैं। यहाँ पे है असम चाय के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के चाय बागान के झुरमुट में बसते हैं अनेक गांव जिनका असम की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। इनमें बसने वालों की मेहनत से ही चाय उद्योग फल फूल रहा है। यूं तो पूरे असम में चाय उद्योग फैला हुआ है, लेकिन ऊपरी असम में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हुए दोनों ओर चाय के बागान मिलते हैं। बागानों के आसपास मुख्य आबादी यहाँ काम करने वाले श्रमिक की है। इन श्रमिकों को यहाँ की भाषा में कुली कहा जाता है। इनकी मेहनत की महक असम के समाज, धरती, फिजा हर जगह व्याप्त है। बिना उनके असम की कल्पना जो है वो असंभव है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका असम। जो असम है वही आपका चाय के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किसकी मेहनत के बल पर चाय उद्योग जो है वो चल रहा है? बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, परजीवी और अल्पजीवी। अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जो श्रमजीवी है ना उनकी मेहनत पे ये चाय का जो बिजनेस है वो क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रमजीवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। इनकी मेहनत की महक असम के समाज, धरती और फिजा हर जगह पर व्याप्त है। वाक्य का आशय है कि श्रमिकों के श्रम का प्रभाव असम के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। श्रमिक असम के प्रत्येक क्षेत्र में रहते हैं। श्रमिकों का असम में मान सम्मान होता है। श्रमिकों के श्रम में महक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज श्रमिकों के श्रम का प्रभाव असम के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मेहनत की महक असम के समाज, धरती और फिजा हर जगह व्याप्त है। चाय बागानों के आसपास मुख्य आबादी किसकी है? मजदूरों की, प्रवासियों की, जनजातियों की और बागान मालिकों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मजदूरों की। चाय के बागान के आसपास सबसे ज्यादा कौन है? मजदूर। क्लियर। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर मिलते हैं फलों के बाग, चाय के बाग, फूलों के बाग और अनानास के बाग। तो ऑब्वियसली असम के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके दोनों तरफ चाय के बाग जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। जिनका असम की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अहम का आपसे समानार्थी शब्द पूछा है। महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, महत्व और महत्वहीन। अहम मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका होगा महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। महत्वाकांक्षी होता है एस्पिरेंट, जैसे नीट एस्पिरेंट नहीं बोलते हैं, IIT एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, UPSC एस्पिरेंट, किसी चीज को करने की इच्छा। महत्व इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है। महत्वहीन, इंपॉर्टेंट मतलब कोई चीज मायने ही ना रखे। राष्ट्रीय में प्रत्यय है, जो राष्ट्रीय है उसमें प्रत्यय है, ये, ट्रिय, ईय और ईय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्र में जब आप ऐसे लिखेंगे राष्ट्र प्लस ईय तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। क्लियर। ये क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो वर्ड के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। निम्नलिखित में से महक का पर्यायवाची नहीं है? प्रसून, सौरभ, सुगंध और सुवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। प्रसून क्या होता है आपका, फूल, और जबकि सौरभ मीन्स सुगंध होती है, सुगंध मीन्स खुशबू और सुवास मीन्स खुशबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दूसरा गद्यांश है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न के आंसर्स देने हैं। प्रकृति के प्रति अनुराग हमारे कवियों में बहुलता से पाया जाता है। आदिकाल से ही कवियों का मन स्वयं को प्रकृति चित्रण में स्वनाम धन्य समझता रहा है। वेदों को उठाकर देखिए तो प्रकृति वर्णनों से परिपूर्ण है। ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के संगीत में मंत्र, सर्वत्र प्रकृति के विविध रंग और रहस्यों का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा के सहृदय रसिक कवियों ने अपनी लेखनी को प्राकृतिक छटाओं का वर्णन करने में सार्थक बनाया है। कालिदास के मेघदूत में अलकापुरी का सौंदर्य, भवभूति के उत्तर रामचरित में दंडकारण्य की मनोरमता तथा
और भी अनेक संस्कृत साहित्यकारों की लेखनी से रचित प्रकृति के महत्व काव्य ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी काव्य में तो प्रकृति वर्णन के विविध रूप लक्षित होते हैं। जो लोग मन के स्वच्छ और पवित्र होते हैं वे प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं समझते। अब यहाँ पे बोला है कि हमारे जो कवि हैं उनमें क्या पाया जाता है, पृथ्वी के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, वेदों के प्रति प्रेम और संस्कृत के प्रति प्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। प्रकृति के प्रति प्रेम जो है वो हमारे कवियों में पाया जाता है। यहाँ देखिए हमारे कवियों में प्रकृति के प्रेम बहुलता से पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, संगीत किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो सामवेद है याद रखिए स संगीत और ये संगीत, ठीक है। नेक्स्ट है वेदों का मुख्य विषय है प्राकृतिक छटाएं, प्रकृति प्रेम, प्रकृति वर्णन और प्रकृति से संबंध। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति का वर्णन करना ही वेदों का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। प्रकृति के बारे में वो कितने अच्छे से लिख सकते हैं। जो लोग मन के स्वच्छ और पवित्र होते हैं वे प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं समझते। इस वाक्य से आशय है मन से स्वच्छ और प्रकृति पवित्र व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर में भेद करने में असमर्थ होते हैं। मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति को प्रकृति और ईश्वर में अंतर करना आता है। मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति को प्रकृति और ईश्वर में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति के लिए ईश्वर प्रकृति का ही रूप है। तो यहाँ पे जो है कि जो लोग मन के अच्छे होते हैं ना और पवित्र होते हैं वो नेचर में और ईश्वर में दोनों में अंतर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो मन से स्वच्छ होते हैं ना और पवित्र व्यक्ति के लिए प्रकृति ईश्वर का ही रूप होती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेघदूत के रचयिता है, मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, प्रकृति चित्रण में समास है, प्रकृति का चित्रण, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा का के की ये किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, यानी कि नीलकमल, नीली जैसी आंखें। और एक होता है बहुव्रीहि समास जिसमें हम जैसे लंबा है उधर जिसका वो डेडिकेट होता है किसी दूसरी चीज की तरफ, जैसे लंबा है उधर लंबोदर, तो ये किसके लिए हम करते हैं, गणेश जी के लिए। 5 है आनंद जिसके, पंचानन, कार्तिकेय। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें उपसर्ग का यूज होता है, ठीक है। जैसे अनार है ए प्लस नार, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इनको हम और के साथ, तथा के साथ, इनके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। माता और पिता, दिन और रात, ये क्या है, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कवयित्री। ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी आता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन भी देते हैं और ये भी देते हैं, व पे कोई भी मात्रा नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, बच्चों को उनकी जो घर की भाषा है उसमें एग्जाम्पल देके समझा रही है। तो इससे कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, छोटी सी आयु में बच्चों पर अतिरिक्त भाषिक बोझ पड़ेगा, नहीं, बच्चे अपनी मदर टंग में ही सीखते हैं। यही चीज आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है और यही चीज एनसीएफ ने भी कही है। विद्यार्थियों की विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं पर रिपोर्ट कार्ड लिखने में मदद करेगा, नहीं, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके नहीं देना है। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। बच्चे के सराउंडिंग में एक ऐसा लैंग्वेज एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां बच्चा अपने आप को सहज महसूस कर सके। मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित होगा और विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नहीं, हमें प्रिंटेड एनवायरनमेंट नहीं बनाना है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें कौन सी युक्ति नहीं है। टॉप डाउन मतलब पहले आएगा सेंटेंस, फिर आएगा वर्ड, वर्ड के बाद आएगा आपका फोनिम। चित्रों को देखकर अर्थ का अनुमान लगाना, वर्णमाला के अक्षर, उनकी ध्वनियों और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण शामिल है। साझा पठन और निर्देशित पठन। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें कौन सी युक्ति इनमें से इंक्लूडेड नहीं है। वर्णमाला के अक्षर,
उनकी ध्वनियाँ और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण जो है वो इसमें शामिल है। तो ये क्या है यहाँ पे गलत है। सो द ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। चित्रों को देख के अर्थ का अनुमान लगाना ये बिल्कुल सही है। साझा पठन, बच्चे साथ में शेयर करके पढ़ रहे हैं, वो भी सही है। निर्देशित पठन, आप बच्चे को कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, बच्चे को कुछ निर्देश दे रहे हैं तो बच्चा उस चीज को रीड कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन वर्णमाला में अक्षर, ध्वनि और अलग अलग शब्दों के अर्थ निकाल कर पढ़ना यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? भाषा के नियम को आत्मसात करने पे, भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पे, विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करने पर, नियमों के अति सामान्यकरण करने पर। ठीक है। संदर्भ में व्याकरण मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब हम ग्रामर को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप भाषा के जो नियम हैं उनको एसिमिलेट करना चाहते हैं। भाषा को जब हम एक प्रॉपर वे में बोलते हैं तो उसके लिए आपको भाषा के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो प्रॉपर वे क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमें ग्रामर का ज्ञान है तभी तो हम यूज कर पा रहे हैं। नियमों को कंठस्थ करना नहीं, रूट मेमोराइजेशन नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अलग होता है जिसमें मदर टंग को यूज करके बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। नियमों का अति सामान्यकरण करने पर, अगर आप नियमों का बहुत ज्यादा सामान्यकरण कर देंगे, अति सामान्यकरण मतलब होता है कि जब आप एक ही चीज को बार बार हर जगह यूज करने लग जाते हैं। लेकिन भाषा के नियमों को जब आप आत्मसात करते हैं तो उसका मतलब होता है कंटेक्सचुअलाइज ग्रामर को यूज करना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विषय जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, इनको अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीके से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। यह क्या प्रदर्शित करता है? भाषा समावेशन, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो जो पाठ्यचर्या विषय है जैसे साइंस है, मैथ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सारे जो है वो अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीके से भाषा प्रयोग जो है उसके अवसर प्रदान करते हैं। तो ये बेसिकली क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है? भाषा को समावेशित कर रहा है, भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अंडरस्टैंडिंग है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लैंग्वेज को पूरे करिकुलम में इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि बच्चे के लिए लैंग्वेज लर्निंग ईजी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, भाषा आपके पूरे करिकुलम को अफेक्ट करती है। कक्षा 8 की भाषा अध्यापक रीमा कक्षा में स्वैस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करती है। आपकी राय में स्वैस्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है जो रीमा को नहीं करना चाहिए? पहले तो अनेक बार कहानी पढ़ लेनी चाहिए। जिन शब्दों के बारे में वह सुनिश्चित नहीं है उनको समझाना चाहिए। पठन पूर्व गतिविधि की योजना बनाना, कहानी के निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना जो विद्यार्थियों से पूछा जा सके। ठीक है। रीमा को कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए जब वो क्या कर रही है, क्लास में स्वैस्वर कहानी को सुना रही है? ठीक है। लेकिन अभी उसने कहानी सुनाई नहीं है, सुनाने से पहले एक अच्छी तैयारी वो सुनिश्चित करती है। तब इसमें पूछा है कि रीमा को क्या चीज है जो नहीं करनी चाहिए। पहले तो अनेक बार कहानी पढ़ लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिससे उसके कहानी समझ में आ जाए, बच्चों को वो अच्छी तरीके से समझा पाए। जिन शब्दों के बारे में वो श्योर ही नहीं है उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। पढ़ने से पहले जो एक्टिविटीज हैं उनकी एक प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी इसमें दी हुई है। कहानी के निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना, कहानी पढ़ ली, उसका समराइजेशन कर लिया, उसके बाद हम क्वेश्चंस बना रहे हैं जो विद्यार्थियों से पूछे जा सके। तो ये क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है। कहानी पढ़ने से पहले ही बच्चों से कहानी को समराइज करवाना और उनसे क्वेश्चंस पूछना, ये क्या हो जाएगा, गलत। मनप्रीत पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका है। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में वह रेडियो को एक संसाधन के रूप में यूज करती है। कौन सा कथन उसे भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा? जो मनप्रीत है वो पंजाब के ग्रामीण स्कूल में टीचर है। किसकी? लैंग्वेज की। मिडिल क्लास जो है यानी कि 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें वो रेडियो को एक रिसोर्स यूज कर रही है। तो भाषा निवेश में क्या चीज है जो उसकी मदद नहीं करेगी? विद्यार्थियों के भाषा पाठ के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना, प्रसारण में सुने गए संवाद को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना। रेडियो से उनके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाजें, नई अभिव्यक्ति और भाषा की भिन्न भिन्न प्रयुक्तियां सुनने को मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, पहली बात तो वो लैंग्वेज की टीचर है। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो की खोज पे बात करने से क्या होगा,
और रेडियो का मॉडल बनवाने से क्या होगा, ये तो दोनों ही चीजें क्या है, डीकॉन्टेक्सचुअलाइज है, ठीक है। इन दोनों ही चीजों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना, ये तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। प्रसारण में सुने गए संवाद को अपनी भाषा में लिखना, ये भी सही है। उन विद्यार्थियों को विभिन्न आवाज, नई अभिव्यक्ति और भाषा की प्रयुक्तियां सुनने को मिलेंगी, ये भी सही है। लेकिन रेडियो मॉडल और लैंग्वेज टीचर बनवाना, बच्चा को सिखानी लैंग्वेज है और आप बनवा रहे हो रेडियो, दोनों ही क्या है, बिल्कुल गैर प्रासंगिक। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, एक लेखक की भूमिका में शामिल है मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन, लेखन सामग्री के प्रकार के बारे में विचार, कविता, कहानी, रिपोर्ट, विधि, निर्देश, कौन और क्यों इसका पाठक होगा, इन बातों पर विचार करना लेखन का कौन सा पहलू है। संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त लेखन और लेखन के बारे में लिखना। तो संयोजन जो है, इस बारे में क्या होता है, हम मेन टॉपिक पे पहले तो सोचते हैं, चीज को कैसे आप लिख सकते हो, लेखन के बारे में विचार करोगे। जैसे कोई भी आपको आर्टिकल लिख रहा है, यू भी कोई भी आपको चैप्टर लिखना है, तो कौन है, कौन इसका ऑथर होगा, इन बातों पे जब आप सोचते हो तो वो लिखने का एक संयोजन पहलू होता है, ठीक है। प्रतिलेखन होता है, जो चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है आप उसको एज इट इज अपनी कॉपी में उतार दें। डुप्लीकेशन मतलब प्रतिलेखन। मुक्त लेखन होता है जब आपको फ्री हैंडेड छोड़ दिया जाता है और आपके विचारों को आप अपने एक पेपर में उकेरते हैं। लेखन के बारे में लिखना, लिखी हुई चीज को ही आप वापस लिख रहे हैं, तो वो अलग होता है। ड्राफ्टिंग अलग चीज होती है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कौन सा विकल्प विपरीतात्मक विश्लेषण का अंश नहीं है? ध्वन्यात्मक, कोश विषयक, वाक्य विन्यासगत और अर्थ विज्ञान विषयक। यहाँ पे पूछा है कि जो विपरीतात्मक विश्लेषण होता है उसका भाग कौन सा नहीं है? ध्वन्यात्मक नहीं है, कोश विषयक नहीं है, वाक्य विन्यासगत नहीं है और अर्थ विज्ञान विषयक नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं का लेख, समाचार पत्र का लेख, फिल्म, विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन सूचना। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही सामग्री को आप क्या कहेंगे? बाह्य सामग्री, अकेडमिक सामग्री, स्वाभाविक सामग्री और प्रामाणिक सामग्री। ठीक है, यहाँ पे जो है उसने क्या करा, बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया और उनको अलग अलग सामान दे दिया। ठीक है, सामान देने में उसने किसी को तो दे दिया पत्र पत्रिकाओं का लेख, किसी को समाचार पत्र का लेख, कोई किसी को फिल्म दे दी, किसी को एडवर्टाइजमेंट दे दिया, किसी को होटल की सूची दे दी। ये सारी ही चीजें प्रामाणिक सामग्री होती हैं, मतलब जो चीजें प्रमाण में हैं वही चीज उनको दी गई हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इनको अवांछनीय मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए? त्रुटियों को एक स्वाभाविक अंश के रूप में लेना चाहिए और उनकी अनदेखी करनी चाहिए। इन्हें विद्यार्थियों की मूर्खतापूर्ण गलती या चूक के रूप में लेना चाहिए कि विद्यार्थी अध्यापक के बिना हस्तक्षेप के इन्हें सुधार लेंगे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब मिस्टेक करता है ना, मिस्टेक्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग। जब आप लर्निंग करेंगे तो मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे, तो हमें उसे मूर्खतापूर्ण गलती या चूक के रूप में नहीं लेना है। विद्यार्थियों के बच्चों को चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। गलतियों को अध्यापक के लिए संशोधन कार्य के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बच्चे की जो गलतियां होती हैं उनको चिंतन और भाषा विकास का जो स्तर है उसमें वृद्धि कारक के रूप में उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर गलती कर रहा है मतलब बच्चा चीजों को सीख रहा है। बच्चा अगर गलती कर रहा है लैंग्वेज बोलने में या अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, मतलब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अध्यापक क्रिया विशेषण समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताती है, फिर उसके प्रकार बताती है, फिर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती है। इस विधि को क्या कहेंगे? पहले उसने क्या किया है? परिभाषा बताई है। परिभाषा से कहाँ गई है? उदाहरण। तो ये क्या होगा आपका? निगमनात्मक मेथड। ठीक है, जो निगमनात्मक विधि होती है इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, यानी कि पहले आप परिभाषा देंगे और फिर उसके बाद आप उदाहरण पे जाते हैं। आगमनात्मक जो होता है इसमें हम पहले उदाहरण देते हैं बच्चे को और फिर उदाहरण से उसको कहाँ लेके जाते हैं? नियम की ओर। जो प्रदर्शन विधि होती है ये मॉडल टेस्टिंग होती है, मतलब आप क्लास में कोई भी मॉडल लेके जा रहे हैं और उस मॉडल के थ्रू बच्चों को जब आप चीज समझाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रदर्शन विधि। संप्रेषणात्मक विधि होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करके चीजों को इजी वे में समझते हैं।
अध्यापक को विद्यार्थी का आकलन किस लिए करना चाहिए? यह पता लगाने के लिए कि लक्ष्य भाषा में सर्वाधिक रूप से उत्तम और निपुण कौन है, शिक्षार्थियों के सीखने में जो गैप है उसको पता लगाने के लिए, बच्चों को उनके पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति की तुलना उसके सहपाठियों से करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि टीचर को बच्चों का जो असेसमेंट है वो बेसिकली करना क्यों चाहिए, कि उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे वो अपने अंदर सुधार ला सकें। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। गैप का अगर पता लगाना है तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना होगा, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो करके हम बच्चे के अंदर गैप का पता लगा सकते हैं। बच्चे में निपुण और उत्तम कौन है उसके लिए समेटिव असेसमेंट होता है। बच्चे की तुलना अगर सहपाठी से करनी है तो उसके लिए भी समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन बच्चे की प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कूल में क्या होता है, FA1 लगता है। FA1 लगने के बाद FA2 में हम इम्प्रूव करते हैं, फिर FA थर्ड होता है जिसमें हम और इम्प्रूव करते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रोहित भाषा की कक्षा के लिए चाहता है कि विद्यार्थी भाषा के साथ भाषा में संलग्न हो। यह कैसे होगा? बच्चों को भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देकर, बच्चों को भाषा के नियम सिखाकर, बच्चों के सटीकता के साथ भाषा के प्रयोग पर बल देकर और अधिगम के स्थान पर लैंग्वेज एक्विजिशन द्वारा। अगर आप किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाते सिखाते उस लैंग्वेज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें कि बच्चा उस लैंग्वेज को डेली बेसिस पे यूज कर सके। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूह में बांटती है। पठन के स्तर के अनुसार सभी को पुस्तक देती है। प्रत्येक ग्रुप में से प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सेस और पाठन करवाती है और पुस्तक के बारे में बात करती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? साझा पठन, निर्देशित पठन, मौन पठन और विस्तृत पठन। यहाँ पे जो है पहले तो क्या किया उसने, बच्चों को उनकी जो रीडिंग कैपेसिटी है उसके आधार पर ग्रुप में बांट दिया। ये वाला जो ग्रुप है बहुत अच्छे से रीड करता है, ये ग्रुप फंबल करता है, ये ग्रुप रुक रुक के बोलता है। अब पढ़ने के स्तर के अनुसार उसने बच्चों को क्या दी, बुक्स दे दी। बच्चा बारी बारी क्या कर रहा है, सेस और पठन कर रहा है और पुस्तक के बारे में वो बात कर रही है। और फिर पूछा है कि ये जो मेथड है जो वो यूज कर रही है ये क्या है? साझा पठन है। साझा पठन होता है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करके हम कोई भी रीडिंग करते हैं। निर्देशित पठन जहां टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है और बच्चे उस चीज को कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्देशित पठन। मौन पठन होता है जब आप किसी भी चीज को अंदर ही अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। विस्तृत पठन होता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, उसमें मौन पठन काम में आता है। विस्तृत पठन होता है जब आप बहुत जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से किसी भी चीज को पढ़ते हैं। इसमें हम किसी भी चीज का जिस्ट निकालने के लिए उस चीज को पढ़ा जाता है। अध्यापक भाषा में अधिगम के अंतर के कारणों की पहचान किसके द्वारा करता है? उपलब्धि टेस्ट, निपुणता टेस्ट, स्थापन टेस्ट और निदानात्मक टेस्ट। यहाँ पे पूछा है कि अधिगम की कमियां, जो लर्निंग गैप है, उसको किसके द्वारा हम जानेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। ठीक है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसके द्वारा ये मालूम किया जाता है कि बच्चे की लर्निंग में कहाँ कहाँ गैप है। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण, वो किसी भी चीज में बच्चे ने कितना निपुणता हासिल कर ली है ये जानने के लिए किया जाता है। निपुणता टेस्ट मास्टरी टेस्ट होता है कि आप किसी भी चीज में लैक नहीं करना चाहते, हर चीज में इंप्रूवमेंट के लिए हम इन चीजों टेस्ट को देते हैं। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।